हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की विषय मनोविज्ञान एनसीईआरटी की बुक का डिस्कशन करेंगे। और क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक के बारे में हम एक एक पॉइंट डिस्कशन करते हुए जाएंगे। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी के बारे में आते हैं। और तो एनसी मनोविज्ञान क्या होता है? मन में होने वाले विचारों को ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो जैसा कि मनोविज्ञान के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का परिचय क्या होता है, मनोविज्ञान की विधियां क्या होती है, मानव व्यवहार के आधार पर बात करते हैं। उसके बाद मानव का विकास कैसे हुआ, उसके बाद संवेदना प्रत्यक्षीकरण के अधीन क्या था, अधिगमन की बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर 7 में आएंगे स्मृति और स्मरण की बात करेंगे। और चैप्टर 8 में चिंतन एवं भाषा की बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर 9 में हम अभिप्रेरणा की बात करेंगे। चैप्टर 10 में हम संवेग की बात करेंगे। और इस तरह से 10 चैप्टरों में हम क्लास 11 की एनसीईआरटी को कवर कर देंगे। तो आइए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। इकाई फर्स्ट, मनोविज्ञान की प्रकृति का क्षेत्र। तो मनोविज्ञान की परिभाषा और इसके लक्ष्य की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद मनोविज्ञान के इतिहास का वर्णन कर सकेंगे। मनोविज्ञान के विकास की विस्तृत वर्णन कर सकेंगे। मनोविज्ञान के अन्य विशाखाएं भी जान सकेंगे। तो इस विषय वस्तु में हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है, मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है, पूर्व वैज्ञानिक काल में इसका क्या, वैज्ञानिक काल में, उसके बाद वैज्ञानिक काल, भारत में मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान के अन्य विषय, प्रमुख पद, महत्वपूर्ण बिंदु और बहुविकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न। तो आज हम पहले चैप्टर के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जैसा कि जिस प्रकार लोग एक दूसरे की बुद्धि, अधिक्षमता और स्वभाव से भिन्न है, वो कभी प्रसन्न, कभी दुखी, तो कभी हंस प्रकार के तथा मित्र और शत्रु हो जाते हैं। कुछ लोग किसी कार्य में जल्दी सीख जाते हैं, जबकि दूसरे उसी कार्य को सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर एक अनुभवहीन व्यक्ति भी दे सकता है, कि वह व्यक्ति जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान हो। एक अनुभवहीन व्यक्ति सामान्य ज्ञान के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक इन क्रियाओं के पीछे छिपे कारणों को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक उत्तर देता है। प्रस्तुत पाठ पर हम मनोविज्ञान के स्वरूपों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। और मनोविज्ञान की परिभाषा। तो मनोविज्ञान का अर्थ है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, साइको प्लस लोगोस। लोगस मतलब मिलने से बना है। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विवेचना। और इन अर्थात शाब्दिक अर्थों के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा की अध्ययन करने वाला स्टडी, यानी स्टडी ऑफ साउल के नाम से जाना जाता है। आरंभिक ग्रीक के जैसे दार्शनिक अरस्तु, प्लूटो मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान कहा था। 17वीं शताब्दी के दार्शनिक जैसे लिनिवाज, लॉक आदि ने साइकी शब्द के मन और लगाया था। इस तरह से मनोविज्ञान के मन में विषय में, परंतु आत्मा, ज्ञान और इन दोनों में कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको अविवेचनीय यानी अनऑब्जर्वेबल अदर्शनीय था। इन दोनों की तरह परिभाषाओं में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं माना जा गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान की चेतना को चेतना अनुभूति कहा। इसका अध्ययन विज्ञान के पता लगाने के बाद विलियम वुड और उनके शिष्य शीटेनर ने इस परिभाषा को प्रमुख सार्थक थे, परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं माना गया। वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय और समझने में कोई खास मदद नहीं मिला। विलियम वुड और प्रयोगशाला के जनक माने जाते इसे कहा जाता है, क्योंकि इसको लीचिपिग विश्वविद्यालय 1979 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान की अधिक वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई। लोगों को मनोविज्ञान के व्यवहार को अध्ययन का विज्ञान माना जाता था। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के क्षेत्र में परिभाषा जेबी वाटसन ने सर्वप्रथम दिया था। व्यवहार के उस ठोस पहलू के रूप में परिभाषित किया गया था। तो आत्मा, मन, चेतना आदि काफ़ी भिन्न होता है, क्योंकि कुछ ऐसे वास्तुनिष्ठ थे जिनका प्रेक्षण नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु व्यवहारकरण प्रक्रिया से माना गया था तथा आसानी से प्रक्षेप किया जाता। प्रक्षेप, हाव भाव आदि वस्तुओं के साथ अध्ययन संभव हो पाए, उसके अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। साथ ही मनोविज्ञान उन मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन कराता है जिसके
सीधे प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तत्वों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा सेंट्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार की वह मानसिक प्रक्रिया वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद बेरोन के अनुसार मनोविज्ञान संज्ञात्मक प्रक्रिया और व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। फिर मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या होते हैं, तो गोल ऑफ साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार को संरचनात्मक प्रक्रिया को अध्ययन करना होता है। इसके पीछे कुछ छिपे लक्ष्य होते हैं, जैसे मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य। मनोविज्ञान लक्ष्यों के बारे में बात करता है, जैसे कि 3 लक्ष्य होते हैं, मापन और वर्णन करना, पूर्वानुमान और नियंत्रण करना, व्याख्या करना। तीनों होते हैं, पूर्वानुमान, नियंत्रण, व्याख्या और मापन। तो इसके बाद हम मापन और वर्णन के बारे में पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान प्रथम श्रेणी लक्ष्य प्रणाली की व्यवहार को संज्ञात्मक क्रियाओं का वर्णन करना, फिर भी उसे मापन करना कहते हैं। प्रमुख मनोविज्ञान प्रक्रियाओं को जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, वृद्धि आदि का वर्णन करने के पहले उसे मापन आवश्यकता होती है। इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण की विशेष विधि का विकास करना। किसी भी मनोवैज्ञानिक को परीक्षण की प्रविधि कम से कम 2 गुणों का होना अनिवार्य है, विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता वैधता होती है। विश्वसनीयता से तात्पर्य कुछ तथ्य होता है, फिर भी बार बार मायने से व्यक्ति कोई प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। वैधता से तात्पर्य इस बात का है कि परीक्षण वही माप रहता है जिसे हम मापने के लिए उसे बनाया गया है। मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने उस व्यवहार का वर्णन किया है जो बुद्धि परीक्षण और बुद्धि मापने आदि में किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 150 होता है। जो बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वाइटेंट IQ लेवल होता है 150 हो जाता है, 150 हो जाता है। मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है, यह विभिन्न परिस्थितियों की बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता है। तो विश्वसनीयता हमें मापन और वर्णन के बारे में हमें IQ लेवल को अलग अलग लेवलों से मापा जा सकता है। पूर्वानुमान या नियंत्रण, मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्वकथन करने ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। जहाँ तक पूर्वकथन का सवाल है, इसके सफल मापन सफलता पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर ही यह पूर्वकथन करने में व्यक्ति अहम परिस्थिति क्या करे या कैसे कर सकता है। जैसे कि अगर किसी छात्र के सामान्य बौद्धिक स्तर को मापने के बारे में सही जान ले तो स्कूल में उसे निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के बारे में पूर्वकथन के आसानी से कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की अभिरुचि मानकर मनोवैज्ञानिक पूर्वानुमान लगाते हैं कि व्यक्ति की तरह कार्य जाप लगाना या उत्तम होगा या कम से कम अधिक सफलता प्राप्त होगा। पूर्वकथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है। मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्वकथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रण करना होता है। और व्याख्या तीसरा पहलू आता है, व्याख्या। तो मनोवैज्ञानिक अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना होता है। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत का निर्माण करते हैं ताकि उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। ऐसे सिद्धांतों को ज्ञान स्रोतों और तथ्यों पर संगठित होते हैं। मनोवैज्ञानिक उस परिस्थिति के तर्कसंगत अनुमान लगाते हैं जिसको मदद करते हैं जहाँ वे सही उत्तर जान सकें। मानव व्यवहार की व्याख्या करना तथा मनोविज्ञान को सबसे अव्वल लक्ष्य है। मानव व्यवहार की व्याख्या करना और मनोविज्ञान का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोविज्ञान को नहीं बदल पाते तब तक अमुक व्यवहार को क्यों नहीं कर सकते, तो अमुक मापन विधि क्यों कर सकते हैं। यह सही ढंग से व्यवहार में पूर्वकथन के बारे में होता है। तो मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मनोविज्ञान का इतिहास, तो मनोविज्ञान का इतिहास मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यक्त करने के दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब मनोविज्ञान मानसिक अनुभव और व्यक्ति के अव्यय दोनों प्रकार का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ज्ञान होता है। मनोवैज्ञानिक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से होते हैं, साइके और प्लस लागस। साइके लागस, ग्रीक शब्द में साइके शब्द का अर्थ है आत्मा और लागस का अर्थ है शास्त्र, यानी साइके मतलब आत्मा और आत्मा का शास्त्र, यानी इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कहा जाता है, विषय माना जाता है। आधुनिक
विद्या शाखा में मनोविज्ञान जो पाश्चात्य विकास की एक बड़ी सीमा को प्रभावित करता है, इस इतिहास के बहुत छोटा और उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों को संबद्ध और प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ है। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। तो मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। उसके बाद पूर्व वैज्ञानिक काल की बात करते हैं। तो पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिक जैसे प्लूटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस आदि अध्ययनों के विचारों को अध्ययन होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर 1878 तक माना गया है। तो पूर्व वैज्ञानिक काल की बात करें तो पूर्व वैज्ञानिक काल में ग्रीक वैज्ञानिक जैसे प्लूटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस आदि विचारों को अध्ययन करके 1900 उत्तरार्ध में विशेषकर माना। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 BC पूर्व शरीर के गठन प्रयास दिया था, जिस प्रकार आने वाले मनोवैज्ञानिकों को काफ़ी बड़ा और शेल्डन के चक्कर में व्यक्तिगत वर्गीकरण के सिद्धांत को सोमोटाइप सिद्धांत कहा गया था और हिप्पोक्रेटस के विचारों को प्रभावित होकर किए थे। सेमोक्राइट विचार कहा गया और का निर्माण हिप्पोक्रेटस के विचारों से प्रभावित होता है। ग्रीक दार्शनिक जैसे अगस्टाइन और थॉमस का विचार भी मन और शरीर की दोनों चीज़ें से होती है। इन दोनों को किसी भी प्रकार के संबंध नहीं होता, परंतु देकार्ते ने लिबनिज और स्पोंजा आदि को बतलाया कि सचमुच मन और शरीर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मन और शरीर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्रीक दार्शनिक देकार्ते का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति मन से कुछ विशेष विचार आइडिया, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे लॉक का मत था कि व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रास्ता होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज़ के समान होता है। टेबुला रासा यानी जब मनुष्य का जन्म होता है तो एक कोरा कागज़ यानी एक प्लेन कागज़ होता है। उसके नए विचार अनुभव बाद में उसके नए विचार अनुभव उत्पन्न होते हैं। बाद में इसे वाद विवाद द्वारा नए संप्रत्य का जन्म होता है, जिससे मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई है। ऐसे समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार के व्याख्या की मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकता है। और जैसे कि देकार्ते के अनुसार और लॉक के अनुसार मानव का मस्तिष्क एक कोरे कागज़ के समान होता है और उसके अनुभव और विचार करता है, बाद में वाद विवाद और संप्रत करने की व्याख्या आती है। अब हम रूसो के विचारों के देखते हैं। तो रूसो का विचार दार्शनिक का कहना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभवों को स्वभाव से बुरा बना देता है। दूसरी तरफ स्पेंसर जैसे दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थ, सेल्फिश, आक्रमणशीलता आदि गुण मौजूद होते हैं और समाज को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। फलतः ऐसे स्वभाव असामाजिक और सामाजिक हो सकते हैं। तो जैसे रूसो और स्पेंसर रूसो और स्पेंसर के दोनों के विचारों में मतभेद है। जहाँ रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म के समय अच्छा होता है, लेकिन बाद में उसके विचार बदल जाते हैं। वही स्पेंसर के विचार जन्म से ही स्वार्थ, आक्रमणशीलता यानी एग्रेसिव जैसे गुण मौजूद होते हैं और सामाजिक और सामाजिक परिस्थितियों के बाद बदल जाते हैं। उसके बाद 19वीं शताब्दी प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन किया गया। पहला मनोविज्ञान का सबसे गहरा असर और पहला मनोविज्ञान के ब्रिटिश दार्शनिक जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल ने योगदान, जिसे लोग चेतना और उत्पन्न विचारों को अध्ययन करते थे, तथा भौतिक जैविक विज्ञान का अध्ययन था, जिसे ज्ञानेंद्रियों के कार्य के अध्ययन के लिए अधिक बल डाला जाता था। इस क्षेत्र में वेबर और फेकनर आदि का योगदान रहा महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिक काल में मनोवैज्ञानिक काल 1879 में शुरू हुआ था। इसे विलियम वुड्स ने जर्मनी के लिप्जिंग कॉलेज विश्वविद्यालय मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोला था। उसके बाद इसके मन के अनुभव अवयवों को निर्माण की इकाइयों को विश्लेषण करना चाहते थे। वुड्स के समय मनोवैज्ञानिक अंतःनिरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण करते थे, इसलिए अंतर्वादी कहा जाता था। अंतर्वादी प्रक्रिया को प्रयोजकों और वैज्ञानिकों को प्रयोग में कहा जाता था। इसे मानसिक प्रक्रिया तथा अनुभव का विस्तार करते हैं। मनोविज्ञान के विशिष्ट स्कूल कैसे हुआ करते थे, बोट और मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा और मनोविज्ञान के ऐसे 5 प्रमुख स्कूलों का वर्णन निम्नलिखित है। जैसे 5 प्रमुख स्कूल क्या थे,
और पहला जो कि संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म की बात करता है। संरचनावाद ऐसे जो अन्य नामों से अंतर्निरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद से भी जाना जाता था। संरचनावाद जैसे अन्य नामों से अंतर्निरीक्षणवाद से तथा अस्तित्ववाद से भी जाना जाता था। संरचनावाद स्कूल को बिमलेस वुड और सिस्ट सिनेचर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ हुआ था। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना अनुभूति थी। टिटनेचर की चेतना तथा मन का अंतर होता था। चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभव से था जो व्यक्ति के एक दिए गए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य उन सब अनुभवों से होता है जो व्यक्ति के जन्म से मौजूद होता था। सिटेचर के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते: संवेदना, भाव अनुराग और प्रतिमा। संवेदना भाव अनुराग यानी फीलिंग एफेक्शन और सेंसेशन एफेक्शन एंड प्रतिमा इमेज। तो टिटनेचर ने सिग्नेचर के 3 संवेदना, भाव और इमेज 3 चीज़ों का वर्णन किया। तो ये संरचनात्मक पहली क्लास थी। दूसरी क्लास को बात करते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद। फंक्शनलिस्टिक क्या होती है? तो प्रकाशवाद अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक में लिखकर इसका शीर्षक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कर दिया था। उनका मानना था कि मनोविज्ञान के संबंध इस बात से चेतना क्यों और कैसे होता है, व्हाई एंड हाउ टू कॉन्शियस फंक्शन, इसके बारे में बात की, न कि सिर्फ बात है चेतना कौन से तत्व होते हैं। अतः जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान का विषय वस्तु की चेतना अवश्य थी, परंतु उन्होंने इसकी चेतना को कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल डाला। ये दूसरा फंक्शन था। उसके बाद हम आते हैं तो दूसरे फंक्शन में ही पढ़ते हैं प्रकार्यवाद। औपचारिकता स्थापना के लिए संस्थापक के रूप में डीवी और एंजिल करे और के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान के संबंध में मानसिक संक्रियाओं और कार्यों के रूप में अध्ययन को जा सकता है, जिसे चेतना के तत्वों का अध्ययन होता था। उसके बाद व्यवहारवाद का वर्णन करते थे। व्यवहारवाद की संभावना वाटसन द्वारा 1913 में की गई थी। उनका मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। व्यवहारवाद एक मनोविज्ञान और वस्तुनिष्ठ प्रयोगात्मक है। इस विषय वस्तु को सिर्फ व्यवहार हो सकता है और चेतना नहीं, सिर्फ व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठ है और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन सिर्फ वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता है। वहीं वाटसन की व्यवहार के उद्दीपक यानी स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स का जन्म दिया था। उसके बाद इसने वाटसन के अंतर्निहित मनोविज्ञान की विधि के रूप में 4 विधियां बताई, जैसे प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। इन 4 विधियों के अनुसार प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक, इन 4 विधियों के अनुसार इसने वर्णन किया। तो स्टिमुलेटेड रिस्पांस होता है। उसके बाद इसकी व्यवहारवाद की तीसरी क्लास को वाटसन ने 1913 में दिया था। इसने प्रयोगवाद परीक्षण की बात कही थी। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथे पॉइंट पर गेल्टास्ट मनोविज्ञान। तो गेल्टास्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर में हुई थी। मैक्स वर्दाइमर में 1912 में, जबकि व्यवहारवाद की 1913 में हुई थी और वाटसन ने की थी। तो कोलर तथा कोप्पा एक स्कूल के संस्थापक थे और गेस्टाल जर्मन था, और जो हिंदी का रूपांतरण आकार होता था, समाकृति किया गया था। गेल्टाल स्कूल का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। अब आते हैं 5वें और लास्ट मनोविज्ञान की स्कूल की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान के इस स्कूल में सिगमंड फ्रायड ने स्थापित किया था। फ्रायड ने अचेतन की सिद्धांत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना था और उन्होंने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों के कारण इसी चेतन को दिखाया था। अचेतन के बारे में अध्ययन करने के लिए अनेक विधियाँ बताई, जिसके साहचर्य विधि है। उसके बाद सम्मोहन तथा स्वप्नन की व्याख्या भी सम्मिलित हैं। भारत में मनोविज्ञान का विकास। तो भारत में मनोविज्ञान के विकास के बारे में बात करते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात पर धनी रही है कि वह मानसिक क्रियाओं और मानव चेतना और स्वचेतना के बारे में
परंपराओं को दार्शनिक जड़ रही है। आधुनिक मनोविज्ञान में काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विभाग 1915 में प्रारंभ हुआ। वहीं मनोविज्ञान का प्रथम पाठन आरंभ हुआ तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग और 1938 में अनुपयुक्त मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर NN सेनगुप्ता ने वुड्स प्रयोग अमेरिका के प्रशिक्षण प्राप्त थे, उन्होंने बहुत प्रभावित थे। 1912 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और फ्रायड के मनोविश्लेषण के प्रशिक्षण से प्राप्त थे। प्रोफेसर बोस इंडियन साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी की स्थापना 1912 में और 1924 इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की। वहीं 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रमुख रूप में मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी की शाखा भी खोल दी गई। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान का प्रारंभ 1960 के दशक में कई विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट की स्थापना मनोविज्ञान की स्थापना हो गई। उसके बाद हम 1986 में दुर्गानंद सिंह ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन द अर्थ वर्ल्ड एंड इंडियन एक्सपेरिमेंट की बात कही। वहीं मनोविज्ञान के अन्य विषय, तो मनोविज्ञान के अन्य विषय में बात करते हैं कि मनोविज्ञान के एक सार्थक और तो मनोविज्ञान के अंदर हम पाते हैं कि दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, इन सब के अन्य विषय आ जाते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान के अंतर्निहित उपागम से जन्म हुआ, जिसका संघर्ष दर्शन शास्त्र की बात करें तो यह कहा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक दर्शन शास्त्र ही है। 19वीं सदी में कुछ ऐसी चीज़ें जो सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, अभिप्रेरणा, संवेगु विषय जैसे बात करते हैं। दार्शनिक को 19वीं सदी में आगे चलकर बूढ़ मनोवैज्ञानिक के रूप में समायोजना की बात करता है। आर्थिक राजनीति के अर्थशास्त्र, राजनीतिक विचार, समाजशास्त्र तो उनके समृद्ध बनाया। उसके उपभोक्ता व्यवहार, बचत व्यवहार समझने के लिए उत्तम पृष्ठभूमि तैयार किया गया। अर्थशास्त्री इन क्षेत्रों में व्यक्ति से आर्थिक व्यवहार पाने के लिए उत्तम निर्णय कर अधिक सफलता प्राप्त किए। आर्थिक व्यवहार का उपयोग एक द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट जैसे तत्वों को सराहनीय भूमिका थॉमस सेलिंग द्वारा किया गया था, जिसके लिए उन्हें अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान का बहुत कुछ ग्रहण करता है। विशेष रूप से सम्मिलित प्रभुत्व का उपयोग राजनीतिक द्वंद्व और स्वरूप के समान मतदान आचरण रखने की और मनोविज्ञान समाजशास्त्र को मिलकर विभिन्न सामाजिक संस्कृतियों की संदर्भ में बात करता है। उसके बाद आयुर्विज्ञान आता है, उसके बाद आयुर्वेद के बारे में, उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान आता है जो कि मनुष्य की बुद्धि और साइकोलॉजिकल बात करता है। उसके बाद विधि अपराध आता है, उसके बाद संगीत और ललित कला आता है। तो जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से हमारे जीवन में बृहद और विस्तार हुआ है। उसके अलावा मनोविज्ञान संचार से अच्छा और प्रभावी बनाने के लिए युक्तियों का निर्माण करना आवश्यक होता है। संचार कहानियों को लिखते समय पत्रकारों और पाठकों को रुचि ध्यान रखना होता है। चूँकि अधिकांश कहानियाँ मानवीय घटनाओं पर आधारित होती है, तो इनके अभिप्रेरक और संवेदकों को आवश्यक होता है। वास्तुकला, अभियांत्रिक, वास्तुकार हमेशा यह कोशिश करता है कि उसकी कोई भी संरचना जिसे व्यक्ति मनोविज्ञान की असंतुष्टि हो, इस बात पर हमेशा कोशिश करता है कि संरचनाओं की अभिव्यक्ति आदत हो। तो इससे जिज्ञासा से महत्वपूर्ण दृष्टि यानी अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग का क्षेत्र में इस मनोविज्ञान को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अभियंता किसी भी मशीन के रूप में उसे कार्य रूप में करते समय मानवीय जरूरतों आदतों की सुविधापूर्वक पूरा करने का ख्याल रखता है तथा दो विशाल शाखाओं के साथ पूरी मिलती है। और उसके बाद हम आते हैं प्रमुख पद, जैसे कि प्रमुख पद संरचनात्मकवाद, अस्तित्ववाद, अंतर्निरीक्षण, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और प्रेक्षण, अनुबंधन और मनोविश्लेषण, इतने पद आते हैं। तो कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु तो मनोविज्ञान के व्यवहार में मनोविज्ञान मानते हुए परिभाषा, प्रकृति और लक्ष्यों को निरूपित करता है। वस्तुतः प्राणी के व्यवहार को अध्ययन को लक्ष्योन्मुख होता है। इसे मनोविज्ञान को लक्ष्य बांधने में पूर्वानुमान तथा नियंत्रण की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनोविज्ञान के इतिहास को मनोविज्ञान के उद्गम जो पूर्ण वैज्ञानिक और वैज्ञानिक काल के रूप में व्याख्यात है। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय संरचना, गेस्टवाद और प्रकार्यवाद और मनोविश्लेषणात्मक व्यवहारवाद का समझाया गया है। भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास का
प्रभाव डाला गया है। मनोविज्ञान के विभिन्न विषयों को संबंधों को रीढ़ की हड्डी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ क्योंकि इंसान का वही विकास संभव, इसलिए जैव और सामाजिक विकास कहा जाता था। तो पहले चैप्टर को जैसे मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीक। तो जैसे साइको शब्द का अर्थ है, तो साइको शब्द का अर्थ है आत्मा। उसके बाद मनोविज्ञान के लक्ष्य नहीं है, तो मापन है, उसके बाद व्याख्या भी है, पूर्वानुमान है और परीक्षण भी है। परीक्षण नहीं है, तो मन डी ऑप्शन इसका लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह से बात करते हैं। मनुष्य जन्म और स्वार्थ आक्रामकशीलता जैसे मौजूद होते हैं और समाज नियंत्रित रखता है। इस कथन को किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। वहीं रूसो ने कहा था कि समाज के ये बचपन से ही नियंत्रित होती है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।